गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ पद्मा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। आज हम एमपी सेट की जो है आंसर लेकर के आए हैं कि यानी जो आंसर हो सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट वो हम बताएंगे। और इसमें दो चार इधर उधर भी हो सकते हैं क्योंकि फाइनल तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो आज हम इसको देखते हैं। और तो यहाँ से पहला क्या है क्वेश्चन, जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं ले रही हूँ। तो सप्तांग की दृष्टि से कौटिल्य ने दुर्ग को कौन सा स्थान दिया? जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था उसमें दुर्ग का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। इसका कैसे है कि स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, दुर्ग चौथे पर आता है, फिर उसके बाद जो है बाकी के आते हैं। तो हमेशा आप सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो ही उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस पूछ लिया है। आगे देखेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। फतवाए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है। 53 में अगर देखें कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ ना ही राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब जब वह ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर मुझे ये कथन में थोड़ा सा डाउट है, स्वामी विवेकानंद हैं या अरविंद हैं। और शायद ये अरविंद होने चाहिए, श्री अरविंद ये होने चाहिए। बट आप सभी का कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सी या डी, इन्हीं दोनों में से होगा कुछ। आगे देखेंगे, मोहम्मद इकबाल के जवैदनामा के अनुसार अहम के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 हैं, 7 हैं। इसके अलावा जो है तो आगे का यह ऑप्शन यहाँ पर जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनके 7 दिखते हैं ज़्यादातर, और कहीं कहीं पर 9 भी जो है बताता है। तो 9 यहाँ पर ऑप्शन अगर नहीं है तो ये 7 ही राइट हो जाएगा, 7। आगे का ऑप्शन इसमें दिया नहीं। जिसने भी ये पिक्स भेजी हैं तो कोई कोई क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है, इसमें कट गया है। तो जितना हम इनकी मोहम्मद इकबाल को जानते हैं तो इन्होंने जो है 9 प्रकार के जो है अहम की बात की है, जिसमें कि 7 मेन है। तो 7 की जो 7 ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम्स में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को तो क्वेश्चन पता ही होगा कि क्या आया था, तो उसी हिसाब से आप गेस कर लीजिए कि और ऑप्शन वहाँ पर दूसरे ऑप्शन कौन से हैं। ये देखिए ये पिक ब्लर है। तो जैसे किसी एस्पिरेंट ने ये पेपर हमें भेजा है एक एक करके, तो हमने इसकी PDF बनाई है। तो कोई ब्लर है, कोई कटा हुआ है, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं भेजा है। पंडिता रामाबाई ने किस पुस्तक में लिखा है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति की नींव है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन या स्त्री धर्म नीति, अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल इन इंडिया और फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। मैंने पढ़ दिया है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है तो मैंने पढ़ दिया है, आप सुन लीजिए। और तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो स्त्री धर्म नीति में ये चीज़ इन्होंने बताई थी। और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, मैंने स्टडी नहीं किया है, बस पेपर को PDF बना करके और लेके आई हूँ कि मैं बस अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर ये कैसा होगा, और जहाँ पर मुझे डाउट है वो मैं बताती जाऊँगी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता है। कोष है यहाँ पर, कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही माना जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा किस संदर्भ में कहा था? तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपके लिए? राज्यवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है और व्यक्तिवाद है। तो यहाँ पर राज्यवाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहरेदार इन्होंने राज्य को माना है, ठीक है, और कोषाध्यक्ष भी राज्य को माना है, कोष व्यक्ति को माना है। तो ये सब किसकी बात हो रही? पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता है, कोषाध्यक्ष छोटा ही रहेगा। तो ये सब क्या है? ये राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है? तो ये राज्यवाद के संदर्भ में कहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट अगला क्या है। नव मानवतावाद की अवधारणा किसने दी है? तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ये M.N. रॉय के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें जो है मैंने पेपर को देखा, सारे क्वेश्चन मेरे जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और जो हमने प्रैक्टिस कराई है उसमें से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मेरे जो प्रैक्टिस से और प्रीवियस ईयर पेपर से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग
पूरे ही आए हैं, कुछ सब यानी कि कुछ बहुत कम ही हैं, वो होंगे 10-12 जो भी आप रख लीजिए, मैंने काउंट नहीं किया है। इतने शायद नहीं आए होंगे, बाकी सारे आए हैं। और बिल्कुल कोई कोई तो डायरेक्ट आए हैं, जैसे कि ये एम एन रॉय और ये महात्मा गांधी पर भी मैंने बताया था। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और पेपर काफ़ी इजी है, अच्छा है पेपर बना है। तो अगला क्या है, महात्मा गांधी ने अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के कितने प्रकार? 5 बताए हैं। यहाँ पर ब्लर है, 4, 6, 3 ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 5 भी दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तिलक ने स्वराज होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये 1916 में किया है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक कराए हुए आ रहे हैं, तो ये 1916 में किया था। तिलक ने इधर किया था और किसने किया था? एनी बेसेंट ने भी किया था, और दोनों अपने अपने होम रूल के अध्यक्ष भी बने थे। आगे देखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म यहाँ 25 मई 1882 दिया है, 24 मई 1885 दिया है और 28 मई 1883 दिया गया है। तो यही आपका सही हो जाएगा, 28 मई 1883, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 61 है, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी किताब ईस्टन द्वारा नहीं लिखी गई है? द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, या इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स साइंस 1956। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, डेविड ईस्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स साइंस ये इनके द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित में क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? एक सूत्री मत प्रणाली, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सूची प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली। तो यहाँ पर जो है 96 ये जो 62 का है, ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एक सूत्री मत प्रणाली, ये असत्य है। देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है। यह कथन किसका है, किस विचारक का है? तो कथन में बहुत कन्फ्यूजन रहती है और मेरे अकॉर्डिंग ये कार्टिस का है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो 63 का बी सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का क्या कह रहा है, दबाव समूह की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या असंगत है? दबाव समूह की बात हो रही है, औपचारिक संगठन, सुनिश्चित स्वहित, निश्चित कार्यकाल, ऐच्छिक सदस्यता। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका 64 का जो क्वेश्चन है इसका सी जो है राइट होगा, क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यकाल जो है इनका निश्चित नहीं होता है। बाकी स्वहित इनका सुनिश्चित होता है, औपचारिक संगठन होता है, बिल्कुल ऐच्छिक सदस्यता भी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट 65 का देखेंगे अब हम। मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, निरंकुशतंत्रीय, वर्गतंत्रीय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वर्गतंत्रीय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू या माओ, सेंट साइमन, मार्क्स। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सामाजिक आंदोलन के जनक तो सेंट साइमन को माना जाता है और इस शब्द का प्रयोग यानी सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग तो सेंट साइमन भी हो सकता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन का जो है बताइए, अगर किसी के पास राइट नॉलेज है इसके बारे में तो हमें बताइए कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो जनक तो इन्हीं को बोला जाता है। सेंट साइमन क्या है, सामाजिक जो आंदोलन है इसके जो है जनक कहे जाते हैं। शब्द का प्रयोग भी शायद इन्हीं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग, पर आई एम नॉट श्योर। तो मैं इसका आंसर अभी छोड़ रही हूँ और आंसर की का वेट करते, या फिर आप लोग किसी को नॉलेज है तो इसको कमेंट में बताइए हमें। आगे क्या है, मैक्स वेबर की सत्ता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है।
परंपरागत सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता, करिश्माई है और आर्थिक सत्ता है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं शामिल है? ऑप्शन जो है डी है, यही नहीं शामिल है। ये आपने बहुत बार किया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आगे देखेंगे हम 68 में क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ दो तीन क्वेश्चन छोड़ के अभी तक सब हमारी प्रैक्टिस से कराए हुए हैं आपके। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विचार किसने दिया था? ये भी हमने आपको करा रखा है, मैक्रिडीज, मार्टिन लिम्सेट या ग्रेबियर आलमंड ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेबियर आलमंड ने। इनके द्वारा जो है सांस्कृतिक संस्कृति की और ये अवधारणा का विचार दिया गया। बल्कि अगर हम पूरा देखें तो आमंड एवं बर्बा इन दोनों का योगदान है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया है वही टिक करना है। नेक्स्ट क्या है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, लंबी छलांग नीति किस देश में अपनाई गई थी? तो ये चीन में अपनाई गई थी। एनसीईआरटी की जो हमने सीरीज दी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं तो उसमें हमने इसको करा रखा है, चीन। आगे, किस नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो किसके नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ है? तो चारू मजूमदार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चारू मजूमदार के और कानू सन्याल जो है, इन्हीं के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। आगे के हमको ऑप्शन दिख नहीं रहे। मेधा पाटेकर हैं, अन्ना हारंट है, कौन है? तो फिलहाल ये, लेकिन आंसर ये सही है। यहाँ पर ए आंसर जो है आपका सही हो रहा है, ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है। ब्लर है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सम्मेलन जो हुए थे उनको कालानुक्रम में रखना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने से संबंधित कन्वेंशन, ये कब किया गया है? तो ये जो है 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था। और फिर जो ये बाल अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन है, ये 1990 में किया गया था। और अगर हम नरसंहार की रोकथाम और सजा संबंधित कन्वेंशन की बात करें तो ये कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था, 1948 में किया था। और फिर ये जो नस्ल भेद समाप्त करने से संबंधित कन्वेंशन है, ये 1965 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1965 में किया गया था। कूट हमारे पास क्या क्या है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और कूट देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं, देखेंगे आगे। जिसने पिक्स दी हैं तो टेढ़ी मेढ़ी पिक्स दी हैं, उसमें क्या हुआ कि कोई कोई आंसर कट गया है। तो जिसका ऑप्शन बिल्कुल ऊपर ही है तो वो समझ में आ रहा है, अदरवाइज फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी तक वैसे एक ही छोड़ा है, बाकी ले लिए हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से 9 यथार्थवाद से संबंधित केनेथ वोल्टज की पुस्तक का नाम चुनिए। 9 यथार्थवाद से संबंधित है। साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स है, या थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, या इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, या डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ये इसके ऑप्शन है, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैंने सारे बोल दिए हैं। और ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो कितने हैं? 27 है। ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो रहा है, 27 देश जो हैं इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 के संदर्भ में निम्न में से किन देशों के राष्ट्र प्रमुख ने भाग लिया था? तो किसने किसने लिया था? तो इस याल्टा सम्मेलन में जो कि फरवरी 1945 के संदर्भ में बात हो रही है, तो ब्रिटेन, अमेरिका व USSR, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ पर सही है। और किसने, यहाँ पर भी जो है ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, पहला ही, केवल एक, ऐसे ये ब्रिटेन, अमेरिका एंड USSR ने लिए थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सबके लिए
और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का नारा जो है उक्त कथन के लेखक हैं, यानी कि जो ये नारा है सामूहिक सुरक्षा का नारा है, इस कथन के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं मार्गेनथाउ, स्वार्जेनबर्गर और आर्गेंस्की एंड क्लॉड। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखने लग जाए। मार्गेनथाउ जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है। सम्मेलन का वर्ष 1944 में हुआ है, ठीक है, ये राइट है। सम्मेलन का माह जो है जुलाई है, ये भी सही है। सम्मेलन का दिनांक क्या है? ये दिनांक यहाँ पर जो कह रहा है तो ये बता रहा है कि 4, तो ये 4 नहीं होगा। ये सम्मेलन जो है 1 जुलाई को हुआ था और भाग लेने वालों देशों की संख्या 44। तो यहाँ पर सब संख्या भी सही है और माह भी सही है, डेट भी सही है, बस दिनांक जो है यानी कि डेट 4 ना होकर के 1 है, तो ये ऑप्शन सी जो है आपका यही नहीं है। बाकी और सभी जो हैं ठीक हैं, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई हैं और इनको हम देखेंगे कौन कौन सी संधि है, इनको सुमेलित करना है। वेस्टफोलिया संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1648 में होती है वेस्टफेलिया संधि। और अगर हम कूट देखें तो सिर्फ एक ही जो है ऑप्शन से अगर एक ऑप्शन आपको पता है तो आप फटाफट निकाल लेंगे। देखिए ये हम अगर आपको वेस्टफेलिया संधि जो कि बहुत ही फेमस है, ये आपको पता है 4 है, 4 पे आ रहा है इसका आंसर, तो सिर्फ 4 से एक ही स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए सीधा मैं आंसर पे आ गई, सी। ये देखिए मैं सीधा आंसर पे आ गई हूँ। तो यदि आपको कोई एक ऑप्शन सही पता है तो कभी कभी क्या होता है उससे पूरा आंसर आपका सही हो जाता है। वेस्टफेलिया संधि जो है ये 1648 को होती है। और दूसरी कौन है? पुनराश्वासन संधि, तो ये कब होती है? ये होती है 1883 में होती है। और एंग्लो जापानी मैत्री संधि कब होती है? 1902 में होती है। वियना कांग्रेस जो होती है 1815 में होती है। तो ये सीधा उल्टा चल रहा है, 4321 चल रहा है और ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन से शस्त्र सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आते हैं? तो कौन से नहीं आते? नाभिकीय, ये तो आएंगे ही, रेडियोधर्मी, रासायनिक, जैविक। तो यहाँ पर जो ये रेडियोधर्मी है ये नहीं आएंगे। ऑप्शन जो है आपका सेकंड यहाँ पर सही हो रहा। अच्छा, कूट भी नीचे दिया गया है, तो कूट में दिया है कि 1 2 3 है या 1 3 4 है और या फिर केवल 2 है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर जो नहीं आता विनाशकारी की सूची में नहीं आता, सामूहिक विनाशकारी की बात कर रहा है, सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आता है तो वो रेडियोधर्मी ये शस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो रहा है, तो यहाँ पर भी सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह एक राजनीतिक रणनीति का भाग है और दूसरा है यह एक सैन्य रणनीति का भाग है। ऑप्शन आपके पास हैं केवल पहला, दूसरा या दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को जो है ये दिख रहा होगा। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया है? शांति का अनुसरण करना, किसी बड़ी शक्ति या गुट के साथ संलग्न करके नहीं अपितु विवादपूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना, अधीन जातियों को स्वतंत्र करना, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना, प्रजाति भेदभाव को दूर करना एवं बीमारी तथा निरक्षरता को दूर करना जो संसार के अधिकतर भाग को प्रभावित करते हैं। किसने कहा है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है कि भारत में 26/11/2008 की आतंकी कार्रवाइयों मुंबई में कराने के लिए कौन सा देश जो है जिम्मेदार है?
तो चीन है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या म्यांमार है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षेज से संबंधित है ये क्वेश्चन, पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है। पिक्स जो है जिस एस्पिरेंट ने पिक्स भेजी हैं तो ठीक से नहीं भेजी हैं, ठीक है, लेकिन जैसी भेजी हैं उसी से काम चला लेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप हमें सुनते रहिए ध्यान से। दक्षेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दक्षेज की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन में हुई। दक्षेज की मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में है, तो ये तो गलत है। और दक्षेज का मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशिया के लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है, तो ये पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, पहला और तीसरा, क्योंकि जो ये दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर ये गलत है। भारत का जो मुख्यालय है दक्षेज का, ये बेंगलुरु में ना होकर के कहाँ पर है, ये काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। तो ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पर सही है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट 84 का देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला समझौता पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, तो ठीक है, ये सही है। उनकी बेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी भी आई थी उसमें। और दूसरा क्या है, दोनों देश आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे, ये भी सही है। स्थायी शांति कायम करने हेतु दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएंगी, तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 84 का हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब हम 85 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखो यहाँ पर पहला ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स के जरिए जो है इनकी जो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना होती है। तो ये इसका डेट क्या है, 1944 है, 1944 है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, इस डेट से जो है ये लागू कर दिया जाता है, यानी कि इसका कार्य जो काम वगैरह ये काम पे लग जाती है, यानी कि ये लागू हो जाता है, फुलफिल हो जाता है सब कुछ और ये शुरू हो जाता है। लेकिन स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी, तो पहला ही सेंटेंस यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। तो क्या है ऑप्शन, दूसरा तीसरा किस में है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा आपका सही है, पहला गलत हो रहा है, क्योंकि स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि यहाँ से ये लागू हुआ था, इसने इसकी कार्यप्रणाली जो है कार्य करना इसने शुरू कर दिया था 27 दिसंबर 1945 को। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड सही हो रहे हैं, ऑप्शन सी मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे ये क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी, नहीं, ब्रुसेल्स की संधि द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा, तो ये सेकंड कथन इसका सही है और पहला गलत है। देखो ये जिससे नाटो की ये होती है क्या स्थापना होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये संधि ब्रुसेल्स की संधि इसको कहा जाता है, और मार्च 1948 में ये होता है, ठीक है, 1948 में होता है। इसमें कौन कौन से देश जो है ये होते हैं, तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इनका उद्देश्य क्या था कि सामूहिक सैन्य सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग, ये जो है इनका उद्देश्य था। और इन सब संधिकर्ताओं ने ये वचन दिया था एक दूसरे को आपस में कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष सभी जो है देश के हर संभव सहायता देंगे, जो शेष बचे हुए होंगे वो आक्रमण किए हुए देश पर जो जिस पे आक्रमण किया जाएगा उसको सहायता देंगे। तो ब्रुसेल्स की संधि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तो केवल सेकेंड आपका ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कर रखा है, आज सिर्फ हम राइट आंसर दे करके निकलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, 87 पंचशील समझौता ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में किया है, ठीक है, 1954 में आता है ये। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इसमें राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है, राइट है। और श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी राइट है। जो वहाँ के सिंघली थे और तमिल थे, भारतीय तमिल, इनके बीच में इन दो जो कास्ट थी यानी कि समुदाय थे, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था और वो संघर्ष इतना बढ़ गया था, वो गृह युद्ध का रूप ले लिया था उसने। थर्ड क्या है, समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई है। तो किसकी की गई है, एक मिनट नीचे देखें क्या दे रखा है, एक छोटा करते हैं थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है। इसकी स्थापना, अच्छा नीचे ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन को उल्टा दिया गया है, ठीक है। और पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको संस्था ढूंढना पड़ेगा। इसका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है। तो हेग नीदरलैंड में एक ही चीज़ का मुख्यालय है। सीधा हम जो है आंसर पर आएंगे, यहीं से हमने जो है आंसर पकड़ लिया है। और हेग में एक ही चीज़ का जो है मुख्यालय है, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस भी हम देख ही लेते हैं, यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है, तो ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल के परिणाम स्वरूप अपनाया गया है। ब्राजीलिया घोषणा, बांडुंग सम्मेलन, नैरोबी घोषणा, वियना सम्मेलन। तो ये ऑप्शन बी जो है बांडुंग सम्मेलन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ 90 का बी हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है कि भारत में मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र थे। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। बाकी जो अदर ऑप्शन है आपको पढ़ के बता दें, ए.जे. कानिया हैं, पी.एन. भगवती हैं और डॉक्टर बी. गजेंद्र गढ़कर हैं। तो यहाँ रंगनाथ मिश्र आपका जो है बी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 92nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद 86 का सबसेक्शन 1 जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसी के तहत जो है संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है। और 108 के तहत जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और 118 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए फिर मैं एक्सप्लेन करने लग गई, नहीं आज मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। जो निर्वाचन आयोग, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये है 324, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधा इतने इजी क्वेश्चन है, सीधा हम आंसर पे आएंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद जो है 324 है, इसके तहत की गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गांधी जी, 94 नंबर का क्वेश्चन है ये, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। और गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण की थी। तो भाई इन्होंने 24 दिन में पूर्ण की थी। 24 दिन कहाँ पर हैं, ऑप्शन सी जो है में 24 दिन दिए गए हैं, ये सही हो जाएगा। बहुत ही इजी पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर है। और चलिए आप सभी को जो है बधाई हो कि इतना इजी पेपर मिला है। तो कम से कम आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाई करके आप जो है आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। और आगे भी आप अच्छी मेहनत कीजिए ताकि सिलेक्शन लीजिए। फिर ये क्या है, 95th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों को किस तिथि एवं वर्ष में संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तो देखो जो ये हैं पंचायती हैं, जो मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हैं, इनको अगर देखें 24 अप्रैल, अगर इनकी एक्यूरेट डेट देखे जाके स्पेसिफिक होकर के, तो 24 अप्रैल 1993 में जो है ये पंचायती राज, ये डेट जो है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। और जबकि हमने ये क्वेश्चन कई बार आपको हमने बताया, बल्कि 2-3 दिन पहले ही हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था प्रैक्टिस में, किसी चीज़ में मुझे याद आ रहा दिया है कि दोनों की हमने डेट बताई थी कि 24 अप्रैल 1993 में जो है वो लागू हो जाता है ग्रामीण
पंचायत। और 1 जून 1993 में क्या लागू होता है, ये जो नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों से संबंधित है क्या, 1 जून की डेट। तो सन दोनों के सेम है, लेकिन ये 1 जून नगरीय वाला 1 जून को है और ग्रामीण वाला 24 अप्रैल को है। ये चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि आपको कराई थी। और देखिए सेम बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके जो है बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं, और क्वेश्चन पेपर जो है आपका बहुत ही अच्छा है। आगे क्या है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, जाने कितनी बार आपको कराया होगा मैंने, तो ये टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके आएंगे इसमें, और वही चीज़ है कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन की भरमार है। तो इन 22 जो लोक लेखा समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा कब की थी, 26 अक्टूबर 1961, 26 अक्टूबर 1962 या 26 नवंबर 1963 या 26 सितंबर 1964। तो अगर हम राधाकृष्णन की बात करें तो इन्होंने जो है 1962 यानी कि 26 अक्टूबर 1962 में इन्होंने ये घोषणा की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था, 98 क्वेश्चन नंबर है ये, आपको नहीं दिख रहा है तो, और इसमें स्टेटमेंट है, किसने कहा था जो संविधान से असंतुष्ट है उसे बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये जो है अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने कहा था। जो हमें पता है तो और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्रस्तावना का जो है एक ही बार अभी तक जो है संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो कब हुआ है तो 42वां संविधान संशोधन। बहुत बार मैंने आपको बताया है, सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बताए हुए आ रहे हैं, एक की 2 ही 3 ऐसे अभी तक निकले हैं कि शायद हमने ना बताया हो उनको, और हो सकता बताया भी हो, मुझे मतलब कंफर्म नहीं हो। बाकी तो सारे क्वेश्चन सब किए कराए हुए आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। किस क्वेश्चन का, 99 का, ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो ये 30 वर्ष है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और जबकि लोकसभा के लिए 25 है। नेक्स्ट देखेंगे, शहादा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ये भील से संबंधित है, और शायद ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। बस अभी देखो ऐसे ये कोई विरले क्वेश्चन है जो हमने नहीं कराए हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन कराया ऐसा याद नहीं आ रहा है। तो ये भील से जो है संबंधित है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ये दलित विजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये गैल ऑमवंट है, गैल ऑमवंट, बी जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 103 नंबर का क्वेश्चन है ये, असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा को किसने बनाया था, तो ये बनाने वाली जो है इला भट्ट हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे 104वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बीमारू राज्य का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, बिहार राज्य और केरल या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर केरल हो जाएगा। बीमारू राज्य में कौन कौन आते हैं, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीनों तो आएंगे, साथ में मध्य प्रदेश आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका बीमारू। ठीक है, तो ये जो है कौन कौन से आ जाएंगे, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये आ जाएगा मध्य प्रदेश हमारा। ठीक है, ये आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था। जो राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था। तो जो राज्यों के पुनर्गठन हुए थे, यानी कि फिर से उनको अलग किया गया था, कहीं से काट के कहीं से बांट के, तो उस पर जो है केंद्र बिंदु क्या था उस दूसरे चरण का, वो आपको बताना है। तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए कि जो ये कब होती है हमारी, ये 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में ये पुनर्गठन आयोग का गठन होता है,
और इसकी रिपोर्ट आती है 1955 को इसकी रिपोर्ट आ जाती है। और फिर जिसके बाद 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसी के तहत 14 राज्य बने थे, है ना। पहले चरण में 14 राज्य और 6 यूटीज़ जो है बनी थी। ये पहला चरण हो गया। फिर उसके बाद दूसरे चरण में यानी कि 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर शुरू होता है। और 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। और 1963 में नागालैंड गठित हुआ था। फिर 1966 में जो है क्या हुआ था कि पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है पंजाब को जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। तो देख लीजिए, ज़्यादातर जो केंद्र बिंदु पूछ रहा है ना, वो प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था, तो ज़्यादातर जो है इधर ही इस साइड उत्तर पश्चिम भारत में ही ये पुनर्गठन का केंद्र बिंदु रहा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य खाप पंचायत के संदर्भ में प्रमुखता से नहीं जाना जाता है, तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सलाह दी है कि 2024 के लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने चाहिए। तो ये जो है नीति आयोग ने दिया है, ठीक है। नीति आयोग ने जो ऐसा सुझाव दिया है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आंसर की आएगी तब जो है वो क्या मानती है वही फाइनल होगा। चलिए आगे देखेंगे। भाषा की राजनीति को संबोधित करने के लिए 3 भाषा सूत्र को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की वकालत किस आयोग ने की थी, तो ये सरकारी आयोग हो जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो रजनी जो कोठारी आयोग था, इसने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन यहाँ पर जो है भाषा की राजनीति को संबोधित करने के लिए, तो यहाँ पर सरकारी आयोग भी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। किसने लिखा स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 राजनीतिक संस्कृतियाँ उभरी जो भारत के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। किसने ऐसा बोला है, तो ये बोलने वाले पॉल और ब्रास हैं। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 109 का ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम 110 क्वेश्चन। ब्लर है, मैं बोल रही हूँ और आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। जस्टिस JS वर्मा आयोग, जस्टिस BN श्रीकृष्णा आयोग, या फिर जस्टिस HR खन्ना आयोग, या फिर जस्टिस PN भगवती आयोग। तो ये जो श्री कृष्णा आयोग था, जस्टिस BN श्री कृष्णा आयोग, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जस्टिस BN श्री कृष्णा आयोग के द्वारा जो है तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बता दिया है, बोल दिया है। आप पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर डाउट है उसको तुरंत आप जो है लिख करके नोट डाउन करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऑप्शन बी जस्टिस कृष्णा आयोग यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम 111वां क्वेश्चन। ये ब्लर हैं तो मैं इनको आराम से बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। संगठन के लिए पहला व्यवस्थित सिद्धांत माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम किसने गढ़ा था। लूथर गुलिक हैं ऑप्शन में, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं, या लुई डी ब्रेंडिस हैं, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम गढ़ने वाले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 112 क्या कह रहा है। नौकरशाही के बारे में किसने कहा इसका पद सोपान ज्ञान का सोपान है। तो ये कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहने वाले, जितना मुझे याद आ रहा है, कि कार्ल मार्क्स हैं। 112 का ए हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे ये 113वां क्वेश्चन है और आप ध्यान से सुन लीजिए। निम्नलिखित प्रशासनिक सिद्धांतों में से किसकी मान्यता है कि प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान सामाजिक मनोविज्ञान में मिल सकते हैं। तो ऑप्शन है शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, या मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत। ये कौन सा क्वेश्चन है, 113 है और इसका जो है ऑप्शन डी यानी कि मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत सही हो रहा है। 113 क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सही हो रहा है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिए, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो 113 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन 114 क्या कह रहा है। 114 किसने विकास प्रशासन की कार्य उन्मुखी तथा लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन व्यवस्था के रूप में परिभाषा दी है। तो ये जो है
ये एडवर्ड वाइडनर जो हैं, विडनर, इनको कहीं विडनर कहीं वाइडनर लिख के आता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इन्होंने दी है। और ये जस्ट 2 दिन पहले हमने प्रैक्टिस में करवाया था, जो सुबह लाइव प्रैक्टिस होती है 10 बजे, उसमें हमने करवाया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ऐसे मेरे करवाए हुए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। जिसने भी प्रैक्टिस मेरी देखी होगी तो उसको बहुत, बस कुछ एक क्वेश्चन 4 5 6 जो भी रहे हों यहाँ पर, कुछ छोड़ करके बाकी उनको काफ़ी जो है फ़ायदा मिला होगा और अच्छा स्कोर करने में उनको काफ़ी जो है मदद मिली होगी। और कई मेरे पास आए भी हैं ऐसे स्टेटमेंट कि मैम आपकी जो पूरा प्रैक्टिस थी उससे बहुत हेल्प हुई है, और क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पर आए हैं सेम टू सेम। तो ठीक है, जिसकी भी हेल्प हुई बहुत अच्छी बात है। और जिसने नहीं फॉलो किया है या कम फॉलो किया है तो हो सकता है उसका क्वेश्चंस कम मिले हों, लेकिन जिसने पूरी तरह फॉलो किया है उसका तो पूरा पेपर ही सॉल्व हो गया है। देखेंगे किस प्रशासनिक सिद्धांत को श्रम संघवाद से असंगत होने के कारण औद्योगिक संबंधों के अमेरिकी आयोग की जांच का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर शास्त्रीय सिद्धांत है, व्यवस्था सिद्धांत है, मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत है या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है। 115 का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यानी कि मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत जो है ये सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्या है। इनमें से किसे संरचनात्मक रूप से विकास प्रशासन के सर्वाधिक असंगत माना जाता है। तो यहाँ है वेबर की नौकरशाही प्रादर्श, या टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रादर्श, या गुलिक का पोस्ट कार्ब, या हेनरी फेयोल का शास्त्रीय प्रादर्श। तो हेनरी फेयोल का शास्त्रीय प्रादर्श तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ये, क्योंकि आज भी लोग जो है इसका अनुसरण करते हैं। मुझे लगता है ये गुलिक का पोस्ट कार्ब, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी सभी जो हैं सर्वाधिक असंगत, यानी कि इन सब में कंपेयर में सर्वाधिक असंगत यही है गुलिक का पोस्ट कार्ब, ये सही हो जाएगा। यही जो है सर्वाधिक असंगत है, बाकी जो दूसरे हैं इससे ज़्यादा ठीक है, यानी कि एज कंपेयर उनके कंपेयर में ये ज़्यादा असंगत है। ऑप्शन सी गुलिक का पोस्ट कार्ब। नेक्स्ट देखेंगे, नेतृत्व के लिए आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। नेतृत्व के लिए आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन की बात हो रही है। लूथर गुलिक, या फ्रेड फीडलर, या फिर पीटर ब्लाउ, या फिर चार्ल्स बेयर्स, किसने किया है ये। तो 117 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेड फीडलर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉलेट की दृष्टि में किसी संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान करने में स्वयं उनके सुझाए उपायों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो फॉलेट की दृष्टि में किसी संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान की बात हो रही है, और जो इनके सुझाए हुए ये सभी जो हैं ऑप्शन हैं, इसमें भी कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ एकीकरण है। एकीकरण जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। उनके अनुसार समाधान 2 समस्याओं के एकीकरण में है। इस समाधान में किसी भी पक्ष को कुछ भी नहीं छोड़ना है और दोनों के हितों की सेवा की जाती है, यानी कि दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्होंने इसको बताया है। एकीकरण क्या है कि एकीकरण कुछ नया शुरू करने की ओर ले जाता है, और कुछ ऐसा जो नवाचार को जन्म दे सकता है, ठीक है, और जिसमें नए मूल्य जोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह की जिस चीज़ में बातें होंगी तो वो जो है संघर्ष को सबसे ज़्यादा जो है क्या करेगा, दबाएगा, समाधान निकालेगा, जिसमें दोनों के हितों की बात की जाए और मूल्य जुड़ जाएं, कुछ नया निकले। तो एकीकरण ये सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है चेस्टर बर्नार्ड के संबंधित है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र जो अभिव्यक्त होता है अधीनस्थों द्वारा आदेश अस्वीकार कर देने से, अधीनस्थों द्वारा आदेश मानने या ना मानने की अनिश्चितता से, या अधीनस्थों के द्वारा शंका व्यक्त करने के बाद आदेश स्वीकार करने से, या फिर अधीनस्थों द्वारा बिना किसी संख्या के आदेश को स्वीकार कर लेने से। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अधीनस्थों के द्वारा बिना किसी शंका के आदेश को स्वीकार कर लिया जाए, यही उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार है। ठीक है, देखेंगे 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पोस्टकार्प की 7 अवधारणाओं में से किसी का सही विस्तार नहीं है। अच्छा, तो पोस्टकार्प जो इन्होंने दिया था गुलिक ने, तो उनका इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो संगठन, निर्देशन, बजट, सहयोग। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इंग्लिश में नहीं दिख रहा, पर इतना तो दिख ही रहा है कि कोऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, तब जो है यहाँ पर ये सही होता। तो यही जो है गलत है आपका।
सहयोग, सहयोग नहीं है इसमें, और बाकी सभी ठीक हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी ब्लर है, मैं पढ़ लेती हूँ और आप आराम से सुन लीजिए। ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस की 4 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई शासन का प्रकार नहीं है। ई गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पर। सरकार से सरकार यानी कि G2G, सरकार से सरकार हो गया। दूसरा है सरकार से नागरिक यानी G2C, तो ये भी है, दोनों ही हैं। तीसरा हो गया सरकार से व्यवसाय G2B, बिजनेस, ये भी सही है। सरकार से कर्मचारी यानी कि G2E, एम्प्लॉयज़। सरकार से बाजार यानी कि मार्केट, G2M यानी कि मार्केट। तो ये यही नहीं होगा जो आपका 5वां ऑप्शन है। कौन सा क्वेश्चन का? 121, जो 121 है, तो ये आपका जो है G2M, इसका ये सही नहीं होगा। नीचे अच्छा कोड भी दिए गए हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, कोड में दिया गया है G2M, ऑप्शन सी जो है आपका ये नहीं सही होगा। बाकी सभी जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। G2M, गवर्नमेंट टू मार्केट, ये जो है सही नहीं होगा। चलिए देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कार्यक्रम केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय, किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय, इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि माँ गृधा कश्चिद् ध्वनम, ये जो सूत्र है किस संस्थान का आदर्श वाक्य है यानी कि मोटो है? तो ये जो है भारत का लोकपाल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 123 का ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? 124 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा योजना पूर्णतः वित्त पोषित है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष द्वारा, या फिर ग्रामीण रोजगार सुरक्षा निधि द्वारा, या फिर राजीव गांधी युवा रोजगार निधि द्वारा, या प्रधानमंत्री रोजगार सुरक्षा गारंटी द्वारा? तो ये जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इससे पोषित है, वित्त पोषित इससे है। 125 का क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है? तो जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन है ये समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। 125 का ऑप्शन सी सही हो रहा है। 126 में क्या बता रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण हेतु गठित संसदीय लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही पूछ रहा है। इसका निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। तो सभी जो ये होती हैं समितियां, तो 1 वर्ष के लिए ही होती हैं। ठीक है, हर वर्ष इनका जो है गठन किया जाता है। इसके सदस्यों में 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की थी लोक लेखा समिति के बारे में, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, समिति का मुख्य कार्य होता है नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, इसके कुल सदस्यों की संख्या 30 है। नहीं, ये 30 नहीं होगी, ये तो 15 7 22 हमने कर ही ली है पहले। और इसके सभापति की नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो ये दोनों गलत हैं। जस्ट 2 दिन पहले हमने संसदीय समितियां जो हैं आपके लिए दी था, आपके एग्ज़ाम के लिए हमने वो स्पेशली वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हमने पूरा वीडियो उसको अच्छे से बना दिया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी नॉलेज मिल जाए। तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी, और उसमें ये भी बताया था कि जो है इसके लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें बहुत डिटेल में बताई हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, और ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और साथ में हमने संविधान की वीडियोस डाल रखे हैं। तो ये मेरे सारे वीडियोस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, यानी कि उसमें सारे फैक्ट, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डाल रखी। तो संविधान से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, और जो समितियों से संबंधित हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, ये सभी वीडियोस हमने डाल रखे हैं। और एग्ज़ाम को नज़र में रखकर दृष्टिकोण, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से डाले हैं, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जाके कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो वहाँ पर इनको अवेल कर सकते हैं, और आगे की परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छी वहाँ से हो जाएगी। क्योंकि सारे जो है एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस अकॉर्डिंग ये वीडियोस बने हैं, ऐसे ही सिर्फ लेक्चर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पहला, दूसरा, तीसरा 3 सेंटेंस सही हो जाएंगे। और पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? ऑप्शन जो है
यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। इसी में दिया गया है क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 126 का ऑप्शन डी जो है आपका सही हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, संसदीय समितियाँ वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको यहाँ पर कितने अच्छे से वहाँ मैंने कराया और सेम क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा गया है वहाँ पर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये संविधान के जितने भी वीडियोस मेरे जा रहे हैं ये सारे हमने उसमें कवर किए हैं। कौन सा है, ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते समय, लोकसभा में बजट पारित होने के बाद, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण समाप्त होने पर, लोकसभा में बजट पर आम बहस के दौरान। तो राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है जब लोकसभा में बजट पारित होने के बाद, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा जो है इसको ज़्यादा अधिकार नहीं है, सिर्फ 14 दिन तक इसको डिले कर सकती है, नहीं अगर 14 दिन के बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं संशोधन के लिए, मतलब कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा उस पर बाध्य नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है लोकसभा पर कि माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही हो रहा है। देखेंगे हम 128, ये क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन है। क्या है, ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, या गांव की मतदाता सूची में समाविष्ट नागरिक ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच ग्राम सभा के पदेन सरपंच एवं उप सरपंच होते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर जो है नहीं सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 128 का ऑप्शन सी जो है यही है। क्या पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से एक नीति मूल्यांकन की श्रेणी नहीं है। नीति मूल्यांकन की बात हो रही है, बाजार प्रभाव मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन, न्यायिक मूल्यांकन या राजनीतिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो ये न्यायिक मूल्यांकन है यही राइट हो जाएगा। 129 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 129 का ऑप्शन सी न्यायिक मूल्यांकन राइट हो जाएगा। 130 का है, क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य को राज्य सूचना आयोग का गठन करना है। तो ये जो धारा 15 है, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। धारा 15 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य को सूचना आयोग का गठन करना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 131, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया है। तो जे.एस. मिल हैं या आइजा बर्लिन। तो स्वतंत्रता को जो 2 घटकों में या विभाजित करने वाले आइजैक बर्लिन हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो रहा है। कौन से, स्वतंत्रता और मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, इन 2 कॉन्सेप्ट में इन्होंने विभक्त किया है और ये नकारात्मक के समर्थक हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार हैं। तो लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन यहाँ पर है दिया हुआ है सामने ही, और ये राइट हो जाएगा। तो जो स्वतंत्रता और समानता के विरोधी, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण वाले जो अगर हम विचारक देखें तो लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, ये 2 फेमस हैं। और तो अगर यहाँ पर जो है लॉर्ड एक्टन आया है, इतना फेमस है, मतलब पेपर आपको बहुत ही ईजी बना है और बहुत ही अच्छा पेपर आया है। तो यहाँ पर लॉर्ड एक्टन है और दूसरे जो हैं डी टॉकविले हैं, वो भी फेमस हैं इन्हीं के जैसे। नेक्स्ट देखेंगे 133 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्माण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया है। तो ये जो है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी आपका सही होगा, जॉन रॉल्स। सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे रिपीटेडली इनको करवा रखा है कि मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो उन्होंने नींद में भी आंसर किए होंगे। कितना अच्छा पेपर बनकर आया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है। तो कौन नहीं है, हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम। तो प्राकृतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है, तो ये जो है बेंथम हो जाएंगे। इनको प्राकृतिक अधिकारों से, प्राकृतिक कानूनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। ठीक है, तो प्राकृतिक सिद्धांत के प्रस्तावक यही नहीं है। बहुत ही अच्छा पेपर है आपका।
आप लोग लगे हैं, अच्छा पेपर मिला आपको और आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। देखेंगे 135 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? कौन देखता है? हॉब्स देखते हैं या लॉक देखते हैं, फिल्मर देखते हैं या वेबर देखते हैं? तो यहाँ पर लॉक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन जो है बी सही होना चाहिए, लॉक। चलिए लॉक को लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी आंसर की आने पे फाइनल हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 136 उदारवाद निम्नलिखित में से किसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं है? उदारवाद निम्नलिखित में से किसको लेकर के प्रतिबद्ध नहीं है? तो सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय, सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय, या और स्वतंत्रता है, तीसरा क्या है सहिष्णुता है, और क्या है सहमति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए, सामाजिक समूह और सामूहिक निकाय, इसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं, क्योंकि ये उदारवाद क्या है व्यक्तिवादिता पर क्या देता है, अपने जो है व्यक्तिवादिता पर इसका जोर रहता है। तो ऑप्शन ये सामाजिक समूह और सामूहिक निकाय, इन पर ही जो है ये प्रतिबद्ध नहीं है। देखेंगे 137 मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो ये आदिम साम्यवाद था। यहाँ कबीलाई संघर्ष है, दास्ता है, सामंतवाद है, तो ये आदिम साम्यवाद, ये इनका पहला जो है था, ये पहला प्रथम युग यही था, आदिम साम्यवाद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कबीलाई तो आ जाएगा जो राज्यों का जो विस्तार हुआ था, जिस तरह से एक प्रकार से राज्य के स्टेप थे, कबीलाई फिर यूनानी और ऐसे कर करके, तो विकास के उसके चरण थे, उसमें कबीलाई जो है पहला आता है। और यहाँ पर कबीलाई का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर आदिम साम्यवाद जो हमने भी क्वेश्चन देखा, ये आदिम साम्यवाद इनका पहला प्रथम युग होता है, किसका? मार्क्स का। जहाँ पर रिसोर्सेज पे मतलब सब वहाँ वर्ग विहीन और राज्य विहीन, शोषण विहीन राज होता है, जो संसाधन होते प्राकृतिक उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, ऐसी कुछ ही व्यवस्था होती है। चलिए देखेंगे 138 पारिस्थितिकवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? ऑप्शन ए है, यह प्रकृति को मूल्यवान आर्थिक संसाधन मानता है। यह तर्क देता है कि मानव जीवन में भौतिक विकास और समृद्धि के लिए असीमित संभावनाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। यह मानवीय स्वार्थपरता तथा भौतिकवादी प्रवृत्तियों को मान्य करता है, तो ऐसा भी नहीं है। आगे क्या है? डी, भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्वों का प्रश्न उठाता है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है सतत विकास से आपका संबंधित हो जाएगा ज़्यादा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है एक्यूरेट बन रहा है आपका। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुसंस्कृतवाद की आधारभूत मांग क्या है? समान सामाजिक अधिकार, तो बिल्कुल नहीं, बहुसंस्कृतवाद ऐसे नहीं मानते हैं, वो नागरिकों को अलग अलग मतलब विभिन्न मानते हैं, उनकी संस्कृत भिन्न है, वेशभूषा, उनका रहन सहन सब कुछ भिन्न है। तो और एकल समान राष्ट्रीय संस्कृत ये भी नहीं मानते हैं। और विभेदकारी नागरिकता, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर विभेदकारी नागरिकता की बात करते हैं। बहुसंस्कृतवाद की आधारभूत मांग क्या है? कि विभेदकारी नागरिकता। विभेदकारी नागरिकता में होता क्या है कि जो जैसी जिसकी संस्कृति है उसी संस्कृति और जिस संस्कृति का जितना रेशियो है समाज में, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रतिनिधित्व मिले और सारी उसकी भाषा संस्कृत सभी को उतनी ही महत्व मिले जितनी कि जिसका मतलब कोई एक मेजोरिटी में जिस संस्कृत की मेजोरिटी है उसको जितनी महत्व मिल रहा है, उतना ही महत्व जो ये दूसरी संस्कृतियां हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, छोटी को ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, तो उनको भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। तो विभेदकारी नागरिकता की बात ये करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है और ये विचार भी है। यह किसने कहा है? CM जोड ने कहा है, चार्ल्स फूरिये ने कहा है, या GDH कोल ने कहा है, या JS मिल ने कहा है? तो समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी है। तो यहाँ पर मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी CM जोड होना चाहिए। और बाकी किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में 140 का आंसर कीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 141 को देखेंगे हम अब। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्लेटो के हैं? कौन से हैं? राज व्यक्ति का बृहद रूप है, तो बिल्कुल सही ये है। मैं राज्य हूँ, ये लुई 14वां का है। ये किसका है? लुई 14वां, ये लुई 14वां का है। राज व्यक्ति के पूर्व का संगठन है, व्यक्ति के पूर्व अरस्तु से संबंधित है, तो ये अरस्तु का है।
और राज जीवन के लिए उत्पन्न हुआ एवं अच्छे जीवन के लिए गतिशील है। तो ये दोनों ही कथन बल्कि अरस्तू के हैं। ठीक है, इसको अरस्तू लिख देते हैं, अरस्तू के हैं। तो सिर्फ एक कथन हमारा जो है प्लेटो का है और केवल वन जो है यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 142 क्या कह रहा है कि कौन सा कथन अरस्तू का नहीं है। अब यहाँ आपको बताना है कौन सा अरस्तू का नहीं है। राज एक प्राकृतिक तथा आंगिक यौगिक है। ठीक है, वह संविधान सर्वोत्तम है जो दीर्घकालीन होता है। ठीक है, लोकतंत्र सरकार का आदर्श प्रकार है। नहीं, इन्होंने पॉलिटी को माना है। और कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए, यहाँ पर यही होगा। हाँ, कुछ शासित होने के लिए। तो ठीक है, ये भी सही है क्योंकि इन्होंने जो है बोला है कि कुछ लोग जो है जन्म से ही ऐसे होते हैं कि मतलब उसमें वो बुद्धि नहीं होती जो कि मतलब शासन करने वालों के पास होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जन्म से ही शासित होने के लिए और कुछ शासन करने के लिए पैदा होते हैं। अरस्तू का ऐसा मानना सही है। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं, सिर्फ ये सही है ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं होगा क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना है बल्कि पॉलिटी को माना है। और पॉलिटी क्या है, ये जो है ये मध्यम वर्ग के जो मध्यम वर्ग है उसके हाथ में जो है शासन रहे, उसी को इन्होंने एक पॉलिटी बोला है और इसी को सर्वोत्तम प्रकार माना है। बोला है कि राजतंत्र के पास जाएगी तो क्या है अताताई हो जाएगी, यानी कि जो कुलीन के पास जाएगी यदि तो अताताई हो जाएगी, और गरीब के पास आएगी तो भ्रष्टाचार हो जाएगी। इसलिए मध्यम वर्ग के पास होना चाहिए। इसी को इन्होंने स्वर्णिम मध्यमान बोला है, इसी को पॉलिटी बोला है। और ये हमने क्वेश्चन जो है बहुत बार कराया है। तो क्वेश्चन ऐसे आए हैं ना, बिल्कुल जैसे उठाकर डायरेक्ट रख दिए गए हों, तो बहुत ही अच्छे से आए हैं। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन को छोड़ करके पेपर आपका पूरा एज इट इज़ आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सुमेलित करना है। तो मैकियावली हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं। तो देख लेते हैं रूसो को, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं। लॉक क्या है, इनको मैंने 1000 बार करा रखा है। 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट लॉक संबंधित हैं, है ना। ये 2 भागों में है। पहला भाग इसका फिल्मर पे तना हुआ है, रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत का जो इन्होंने दिया उस पर तना हुआ है, और दूसरा जो है हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र पर तना हुआ है। तो इसके 2 हैं। और दूसरे ही पार्ट में इन्होंने क्या किया है, दूसरे पार्ट में इन्होंने लॉक ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। तो ये बुक के 2 खंड हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके 2 खंड हैं। पहले खंड में फिल्मर के सिद्धांत को खंडित किया है, दूसरे में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित किया है, और उसी दूसरे पार्ट में जो है अपना इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। और हॉब्स की देखें तो लिवायथन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। और मैकियावली देखें तो डिस्कोर्सेज ऑन लुई, ये मैकियावली का हो जाएगा। तो क्या है आपका 4 और 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका बन रहा है। 4 3 1 2 ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक असमानता एवं परंपरागत असमानता में भेद किया है। तो किसने किया है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास रूसो, लॉक, हॉब्स और बेंथम। 144 की हम बात कर रहे हैं। यदि आपको ब्लर, वैसे ब्लर तो नहीं है, पिक तो ये साफ है। तो 144 में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रूसो। देखेंगे 145, यहाँ से फिर से ब्लर है पिक्स, मैं पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन जेएस मिल ने नहीं किया है। ऑप्शन ए है नकारात्मक स्वतंत्रता, बी है महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना, सी है व्यक्तिवाद, और डी है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता ये इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पत्र बनकर आया है आपका। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, या उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, श्रमिकों के हित में राज्य के द्वारा लागू कानूनों का निर्माण। तो मार्क्स के अनुसार की बात हो रही है, और साम्यवाद की बात हो रही है, समाजवाद की नहीं हो रही है। तो साम्यवाद में इनका जो है सबसे अच्छी व्यवस्था यही थी कि वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की ये इन्होंने संकल्पना की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 147 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है राज श्रमिकों के शोषण का एक साधन है। देखो यहाँ पर हीगल के विचारों की बात हो रही है। राज पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, यानी कि परमेश्वर का अवतरण है। राज एक बुराई है, राज एक सामाजिक समझौता है। तो हीगल की बात है राज पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है, परमेश्वर की जो है शोभा यात्रा है,
परमेश्वर का पदक्रम है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने 1000 बार बता रखी हैं। तो ये वेरी जो है इजी क्वेश्चन है। ये लास्ट पेज है, बिल्कुल भी ब्लर है, तो बहुत ही इसमें जो है कंसंट्रेट करके मैंने इस क्वेश्चन को समझा है और उसके ऊपर जो है मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या है वो आप सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माओ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका, ए क्या है, एक देश में दो सिस्टम, ठीक है। बी क्या है, लॉन्ग मार्च, ठीक है। सी क्या है, छोटी लाल किताब। और डी क्या है आपका, सांस्कृतिक क्रांति। तो ये सब चीज़ भी हमने आपको बहुत बार कराई है, तो यहाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एक देश में दो सिस्टम, ये इनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, यहाँ पर हो जाएगा, यही इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक, ये 149 क्वेश्चन है, ठीक है। किस पुस्तक के लेखक एंटोनियो ग्राम्सी हैं? एंटोनियो ग्राम्सी, तो यहाँ पर प्रिजन नोटबुक्स, बहुत सारी बुक्स दी गई हैं। प्रिंस है और सोशल रिफॉर्म ऑन रिवोल्यूशन, क्या कुछ है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये प्रिजन नोटबुक्स और प्रिंस दो समझ में आ रहे हैं। तो प्रिजन नोटबुक्स है ये ग्राम्सी की है, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, 1C, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हॉब्स के लिए संप्रभुता है, क्या है, नागरिक कानून के अधीन। ऑप्शन ए क्या है, नागरिक कानून के अधीन। और बी क्या कह रहा है कि जनता की इच्छा के अधीन। सी क्या कह रहा है, राजा एवं संसद में विभाजित। और जबकि डी क्या कह रहा है, कानून के ऊपर एवं केवल प्राकृतिक कानून में ईश्वर के प्रति उत्तरदायी। तो यही हो जाएगा हॉब्स के अनुसार जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हॉब्स थे उन्होंने मतलब अपने जो संप्रभु को सबसे ऊपर रखा, कानून से ऊपर रखा, जनता से ऊपर रखा, नागरिकों से ऊपर रखा, प्रजा से ऊपर रखा। लेकिन सिर्फ एक बात की उन्होंने कही कि यदि जनता को एक ही जगह विरोध करने का अपने राजा का हक है, जबकि वो जनता के प्राणों को लेना मतलब उसके प्राण को लेना शुरू कर दे, जनता को मारना शुरू कर दे या उसके प्राणों की रक्षा न कर पाए, सिर्फ एक ही अधिकार पर जो है जनता अपना मुंह खोल सकती थी, यानी कि राजा का विरोध कर सकती थी, संप्रभु का। तो ये जनता के अधीन, जनता की इच्छा के अधीन और संसद में विभाजित, कोई संप्रभुता कहीं विभाजित नहीं थी। तो ये तीनों तो अपने आप कुछ क्या होते हैं, हमें क्वेश्चन जब नहीं समझ में आते हैं तो हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेक्शन से होते हैं, लेकिन जब हम सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो हम एलिमिनेशन शुरू करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है, एक ही बचा है, तो यही होगा। ऐसे करके भी आप आंसर निकालने का, ये भी एक टेक्निक है, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये जितने भी सेट आ रहे हैं ना उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। और प्लस मैं जो भी सेट आगे लगे हुए हैं और तो कमिंग डेज में, कमिंग मंथ में, तो उनके लिए भी मैं MP सेट का जो है प्रैक्टिस देती रहूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँगी। और प्लस ये सभी लोग अगर हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी वीडियोज़ में लगी होती हैं, तो उसमें उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इतने सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे हैं हमने। तो प्लेलिस्ट, मैराथन की प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लस जो है एक डेली प्रैक्टिस की लगी है, MP सेट की लगी है, MP सेट का पॉडकास्ट लगा हुआ है, और बहुत सारी NCERT के हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस तो सीधे सीधे NCERT से आपके दिए गए हैं। तो अगर आप सारे को एज अ होल प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने हैं ये जो है। और बाकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैंने इस बार दिए हैं, तो आगे भी मैं जो सेट कमिंग मंथ्स में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चन देती रहूँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड निकलते रहते हैं। धन्यवाद।